जय हिंद मेरे लेक्चरर साथियों। एजुकेशनल मैनेजमेंट की क्लास में आज का अपना टॉपिक है SIQE। बहुत ही प्यारा टॉपिक जिसका पूरा नाम है स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, यानी राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहल। बहुत प्यारा सा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है। आप सब साथियों को कहना चाहूँगा, आज सबसे पहले आप अपने आप को एक गवर्नमेंट टीचर मानते हुए इसको समझिएगा। इस टॉपिक का रट्टा नहीं मारना है, इसको एक सीक्वेंस में एक कहानी की तरह आपको समझना है। आज आपको अपनी साइकोलॉजी की भी याद आएगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं SIQE। सबसे पहली बात जो आपको इसमें ध्यान रखनी है वो है CCE, सतत और व्यापक मूल्यांकन। याद होगा, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा। ये CCE का बदला हुआ रूप है। इस कहानी को समझिएगा। पहले आपको पता है RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट आया 2009 के अंदर, और उसके अंदर ये बात कही गई भी सतत और व्यापक मूल्यांकन है वो बच्चों का होना चाहिए। तो इसी के तहत मई 2010 के अंदर राजस्थान में 2 जिलों के अंदर, जयपुर के 20 जो शहरी स्कूल हैं और अलवर के 40 ग्रामीण स्कूलों के अंतर्गत इस पैटर्न को एक प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया। पायलट प्रोजेक्ट भी, हाँ, ट्रायल करके देखते हैं ये किस प्रकार से रन करेगा। सक्सेस रहा तो धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से पूरे राजस्थान के सभी जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक जो स्कूल चलते थे, यानी 1 से 5 की क्लास जहां चलती थी वहां पर इसको लागू कर दिया गया। हालांकि RT एक्ट में 1 से 8 की बात है, लेकिन 1 से 5 के लिए इसको स्टार्ट है वो कर दिया गया। फिर क्या हुआ, 2015-16 में आपको पता है हर गांव के अंदर एक आदर्श स्कूल की स्थापना की गई, और वो भी कक्षा 1 से 12 तक। तो फिर एक नए नाम के साथ 2015-16 में इसे वापिस है वो हमारे सामने प्रस्तुत किया गया। तो SIQE के लिए इसलिए कहा जाता है भी ये CCE का ही बदला हुआ रूप है। 2010-11 लिखा हुआ, इसका मतलब है जो CC जब स्टार्ट हुआ था वो 2010-11 के सेशन में स्टार्ट हुआ था। दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा, SIQ का संबंध स्कूल की किन कक्षाओं से है? 1 से 5 की, जो सरकारी स्कूल है 1 से 5 की कक्षाओं से जुड़ा हुआ है। इस SIQ प्रोग्राम की जो मान्यता है, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अंदर NCF 2005 में लिखी हुई है कि सभी बच्चे सीख सकते हैं और सभी शिक्षक पढ़ा सकते हैं। बहुत प्यारी बात है, सही है ना भी? अगर सब ईमानदारी से वर्क करे तो सब बच्चे सीख सकते हैं और सभी शिक्षक पढ़ा सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है जो ये कह दे भी ये संभव नहीं है। तो यहां पर हमने फिर बात की है 2015-16 से, क्योंकि SIQE के रूप में ये कार्यक्रम तो 2015-16 से ही राजस्थान के अंदर स्टार्ट है वो हुआ। और इसके अंतर्गत अब जब 2015-16 में ये आया तो इसमें कई कार्यक्रमों को आपस में जोड़ दिया गया। एक तो CCE आई गया, इसके साथ साथ ABL और CCP को शामिल कर दिया गया। CCP मतलब चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र। ABL यानी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, गतिविधि आधारित जो सीखना है उसकी बात की गई, और CCE आ गया। और आज आपको पता है साथ में इसके अंतर्गत क्या जोड़ दिया गया है, एक चौथा पॉइंट FLN है, उसको भी जोड़ दिया गया है। तो FLN के ऊपर हमने कई बार बात भी की है, थोड़ी आज फिर कर लेंगे। तो ध्यान रखिएगा SIQ कब स्टार्ट हुआ? 2015-16 से। इसमें क्या क्या शामिल है? CCP, ABL और CC, और अब क्या हो गया, FLN भी इसके अंदर शामिल हो गया। अब आप देखेंगे भी बहुत मैटर है किसको लेकर, CCP को लेकर और ABL को लेकर। मैं आपको एक ही बात कहूंगा भी CCP यानी बाल केंद्रित शिक्षा। आप साइकोलॉजी पढ़ते हो क्योंकि आपके सब्जेक्ट के अंदर विषय की जब तैयारी करते हो तो वहां साइकोलॉजी भी आप तैयार करते हो। पूरी साइकोलॉजिकल दृष्टि से बच्चे को पढ़ाना है। आपको पता है हम अक्सर मजाक में कह देते हैं कि बच्चे को कैसे पढ़ाना चाहिए, कि जैसा बच्चा चाहे वैसा पढ़ा देना चाहिए। अक्सर लोग मजाक करते हैं ऐसी।
जबकि ध्यान रखिएगा, बाल केंद्रित शिक्षा इसी मजाक, जिसको लोग मजाक कहते हैं, वही मूल बात है कि बच्चा अगर आज कहानियों पर ही पूरा दिन निकालना चाहता है तो उस पर कहानियों के माध्यम से, अगर वो खेलना चाहता है तो उसे पूरे दिन खिलाया जाए। आवश्यकता इस बात की है भी आप बच्चे के जो अनुभव है, उसके विचार है और उसकी उस कार्यक्रम के अंदर सक्रिय सहभागिता है, वो जरूरी है। तो चाइल्ड सेंटर्ड के ऊपर यहां आप कितनी बातें करेंगे। साइकोलॉजी में आप इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ते हो भी, यानी बच्चों की रुचि के अनुसार, उसकी जो इंटरेस्ट है उसके अनुसार ही कार्य करवाना चाहिए। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की बात आती है तो इसका मतलब बच्चे को कार्य करवाना है, एक्टिविटियां करवानी है और उस एक्टिविटी के माध्यम से उसे सिखाना है ताकि वो अपने ज्ञान का सृजन है वो कर सके। तो ये करके सीखने पर जोर देता है और इस प्रकार के कार्य में जो बच्चा होता है, जो स्टूडेंट है, वो सक्रिय सहभागी होता है और सक्रिय सहभागी करना ही हमारी सीसीपी और एबीएल का मुख्य उद्देश्य है और हमारे एसआईक्यू का ये दोनों मूल आधार है भाई। इसके आधार के बगैर सीसी सक्सेस नहीं हो सकती। और इसमें टीचर का क्या रोल है? क्या टीचर तो सुविधा प्रदाता या मार्गदर्शक जिसको कहते हैं, या इंग्लिश में बात करें तो फैसिलिटेटर। टीचर सिर्फ सहयोग करे, बच्चे की अंतर्निहित जो योग्यताएं हैं उनको बाहर निकालने में एक फैसिलिटेटर की, एक मार्गदर्शक की भूमिका है, वो उसे निभानी चाहिए। और एक्टिविटी के लिए आपको पता है, हर सरकारी स्कूल में जाओगे तो कक्षा 1 से 2 के लिए एबीएल रूम बने हुए हैं, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग रूम है वो बने हुए हैं, जहां आप दीवारों पर देखेंगे जो गिनती है, बहुत से फ्रूट्स के डायग्राम, बहुत से जानवरों के नाम, बहुत सी एक्टिविटियों को चारों तरफ है वो बनाया जाता है। नीचे बोर्ड, जो ब्लैक बोर्ड है वो बना दिया जाता है ताकि बच्चा चौक से उनके साथ है वो देख देख कर अपने आप ही कुछ है वहां पर लिखे। और अब क्योंकि एफएलएन भी आ गया है तो कक्षा 1 और 2 के साथ साथ कक्षा 3 और 5 के लिए एबीएल किट है वो भी है वो उपलब्ध है, वो स्कूल को करवाई जाती है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों की एक्टिविटी करवा सके। और एक्टिविटी कौन सी? चाइल्ड सेंटर्ड हो, बच्चे को ध्यान में रखकर उसके अकॉर्डिंग उसको बहुत सी एक्टिविटी करवानी है और ऐसे कार्य में बच्चा सक्रिय रहता है और टीचर उसका सिर्फ मार्गदर्शक की भूमिका है वो निभाता है। तो कुल मिलाकर अगर पूरी कहानी पढ़ें तो ये सारी चीजें आप साइकोलॉजी में पढ़कर आते हो, तो यहां आपको बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आएगी इस कंसेप्ट को समझने में। उसके बाद आता है CCE। पहले तो आपको C और E इन सबके क्लियर हो जाना चाहिए, यानी सतत यानी कंटिन्यूअस, यानी जो निरंतर जो हम एक्टिविटीज करवाते रहते हैं वर्ष भर, तो वर्ष भर मूल्यांकन की प्रक्रिया चलती है, आकलन का प्रक्रिया है वो चलती है। दूसरा C सतत है, कंटिन्यूअस की बात आती है, ठीक है, सतत आ गया। और C कॉम्प्रिहेंसिव की बात आती है। दूसरा C व्यापकता की बात आती है, जिसमें शैक्षिक उद्देश्यों के साथ साथ सह शैक्षिक गतिविधियों की बात है वो भी की जाती है। तो इसके अंतर्गत क्या करना है? अब मैंने कहा था ना कि आप अपने आप को टीचर मान लीजिएगा। अब आप एक सरकारी स्कूल में हो, ठीक है, अब आपको 1 से 5 की क्लास पढ़ानी है। तो अब आप क्लास में जाओगे तो आपके पास बहुत से बच्चे होंगे, तो आपको क्या करना है? उन बच्चों का सबसे पहले एक बेसलाइन टेस्ट लेना है, जिसको कहते हैं आधार रेखा मूल्यांकन। ये करना है वो, ताकि आपको पता चले भी आपकी क्लास में, जैसे भी सेकंड क्लास में आपके पास बच्चे हैं, तो क्या वो रियल में सेकंड क्लास के लायक हैं या उनमें अभी तक फर्स्ट क्लास की बेसिक चीजें भी क्लियर है भी या नहीं। इस बात को तो क्लियर करना पड़ेगा ना, वरना आप क्या पढ़ाएंगे? क्योंकि आपकी क्लासरूम के अंदर तो अलग अलग उम्र के बच्चे हैं और हो सकता है आप ऐसे स्कूल में हो जहां एक साथ 2 क्लासेस है वो पढ़ाई जा रही हो, तो वहां बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाती है। तो सबसे पहले बेसलाइन टेस्ट लेंगे और उस बेसलाइन टेस्ट के आधार पर 2 ग्रुप आप बनाएंगे। एक वो बच्चे जो उस कक्षा स्तर के अनुरूप है, जिस क्लास की बात कर रहे हो 1 से 5 में उसके अनुरूप है, और दूसरा आ जाता है समूह 2 जो कि उस कक्षा स्तर से न्यून लेवल का है, यानी उसके अंदर वो चीज जो दक्षताएं हैं वो डेवलप नहीं हो पाई। 2 ग्रुप बन गए। अब आपको क्या करना है? अब आपको वर्ष भर ये प्रयास करना है
मेहनत करनी है भी, ये समूह 2 के बच्चे हैं वो समूह 1 के अंदर शामिल हो जाए। सीसीपी और एबीएल की प्रक्रिया के माध्यम से आपको समूह 2 को समूह 1 के अंदर शामिल करना है। यानी जिन बच्चों का नॉलेज बहुत पुअर है उनको उस लेवल के ऊपर लेकर आना है। ये बात समझ गए। अब क्या है, अब होता है भी पूरे साल के सिलेबस का विभाजन। तो पाठ्यक्रम का ट्रम वार यानी 3 ट्रम बना दिए जाते हैं। 2018-9 से 19 से 3 बना दिए, पहले 4 ट्रम होते थे। यानी जैसे होता है ना भी त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक, ऐसे समझ लीजिए आप। तो पूरे सिलेबस को 3 ट्रम में बांट दिया जाता है। ट्रम फर्स्ट के अंदर जो सिलेबस रखा जाता है वो 45% रखा जाता है। ट्रम सेकंड में 40% सिलेबस रखा जाता है और ट्रम थर्ड के अंदर है वो 15% सिलेबस है वो रखा जाता है। तो सिलेबस का डिवाइडेशन हो गया। अब आपको क्या करना है, सीसीपी और एबीएल की गतिविधियां करवाते जा रहे हो, दोनों ग्रुप को करवाते जा रहे हो। तो जो भी बच्चा आपके मार्गदर्शन में जो भी गतिविधियां करता है किसी भी प्रकार की, तो उनके जो भी कागजात हैं, जो भी डॉक्यूमेंट है जो उस एक्टिविटी से रिलेटेड है, उन सबको इकट्ठा करके आप एक फाइल बनाएंगे प्रत्येक बच्चे की, और उसको कहा जाता है पोर्टफोलियो संधारण। तो प्रत्येक बच्चे का पोर्टफोलियो है वो भी आप इसके अंतर्गत है वो बनाएंगे। अब आता है आप ट्रम फर्स्ट करवा रहे हो, यानी ट्रम फर्स्ट का सिलेबस करवा रहे हो जो कि 45% है। अब आपको क्या करना है, जब आपकी पढ़ाई चल रही है फर्स्ट ट्रम के अनुसार, तो आपको 2 टेस्ट लेने हैं और वो टेस्ट है FA1 और FA2। पहले यानी कक्षा में पढ़ाई के दौरान ही ले लेने आपको भी, लगभग 3 महीने का जो टाइम है तो उसमें आप वो सिलेबस करवाएंगे और साथ साथ में आपको 2 टेस्ट लेने हैं। FA का मतलब है फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी जो रचनात्मक आकलन, जब आप क्लास में करवाते हो वर्क तो बच्चा किस प्रकार की जो कार्य है वो करता है, तो उससे आपको ये पता चलेगा ना भी आज बच्चे ने क्या सीखा, कल क्या सीखा। तो 2 टेस्ट तो आपको लेने ही लेने हैं कम से कम, FA1 और FA2। ये तो जो आप कक्षा शिक्षण के दौरान ही करने हैं, जब आप पढ़ाई करवाते हो उस दौरान 2 टेस्ट लेने हैं, उस ट्रम के जितना टाइम है उतने के अंदर। अब जब ट्रम का सिलेबस आपका 45% पूरा हो जाता है तो पूरे सिलेबस का एक टेस्ट लेना है और जिसका नाम है SA, समेटिव असेसमेंट, यानी योगात्मक आकलन करना है और यह कहलाता है SA1। तो पहला ट्रम हुआ, तो पहले ट्रम में आपने पढ़ाना स्टार्ट किया। पढ़ाई के दौरान उन 3-3.5 महीनों में आपने पढ़ाई के साथ साथ सीसीपी एबीएल को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया, साथ में आपने कम से कम 2 टेस्ट ले लिए, FA1 और FA2। सिलेबस पूरा हो गया। फिर आप देखें भी इसकी जो हमने अपेक्षाएं रखी थी उस बच्चे से वो प्राप्त हो पाई या नहीं, तो उसके लिए एक समेटिव असेसमेंट यानी योगात्मक आकलन फर्स्ट लिया, यहां पर हो गया। जो कब लिया आपने, ट्रम का सिलेबस पूरा होने के उपरांत, यानी ट्रम की समाप्ति पर लिया। सेम यही प्रक्रिया अब आपको ट्रम 2 में लगानी है। अब ट्रम 1 का सिलेबस खत्म, वो अब बच्चे को नहीं पढ़ना है दोबारा, ट्रम 2 का पढ़ाना स्टार्ट करोगे और उसी दौरान 2 टेस्ट FA1 और FA2 लोगे। और ट्रम 2 पूरा होने के बाद में फिर आप क्या लोगे, SA2। इसमें ध्यान रखिए 1 था अब 2 आया है, तो योगात्मक आकलन करेंगे ट्रम पूरा होने के बाद। फिर ट्रम 3 का सिलेबस करवाएंगे, तो इसमें आपको फिर वही सेम प्रक्रिया FA1 और FA2 शिक्षण के दौरान आपको 2 टेस्ट लेने हैं। आप कभी भी ले सकते हो, जिस दिन आप टेस्ट ले रहे हो बच्चा नहीं आया तो अगले दिन दे देगा। जिस दिन आप टेस्ट लेना चाह रहे हो, बच्चा कह रहा है मैं तो सर आज टेस्ट नहीं दूंगा कल दूंगा, तो कल ले लीजिए। बच्चा जब चाहे, चाइल्ड सेंटर्ड सिस्टम है भाई, बच्चा जब जैसे चाहे वो टेस्ट आप उसका ऑर्गेनाइज है वो करेंगे। तो हो गया FA1 FA2 और उसके बाद आपको क्या लेना है फिर, क्योंकि यूनिट अपना मतलब ट्रम का सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो अब आपको उसका अंतिम टेस्ट SA3 लेना है। तो पूरा सिलेबस 3 ट्रम में डिवाइड है। तो इस प्रकार से देखेंगे पूरे साल में कम से कम 6 तो फॉर्मेटिव टेस्ट हो गए और 3 क्या लिए जाते हैं, समेटिव असेसमेंट यानी योगात्मक आकलन है वो उसका किया जाता है। क्लियर कर ले, योगात्मक आकलन हर ट्रम की
सिलेबस के पूरा होने के बाद लिया जाता है, जबकि फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो कक्षा शिक्षण के दौरान ही लिया जाता है। अब यहां पर एक बहुत अच्छी सी बात आप क्लियर कर लीजिएगा कक्षा 5 को लेकर, क्योंकि आपको पता है राजस्थान के अंदर कक्षा 5 का कहते हैं ना, जिसको हम अपनी भाषा में कभी 5वीं बोर्ड है, तो 5वीं बोर्ड है उसके लिए क्या सिस्टम है, तो समझ लीजिएगा इस बात को। अब टॉपिक यहां से स्टार्ट है अपना, जो नोट्स फॉर्म में बता रहा हूं आपको। कक्षा 5 का SA3 टेस्ट नहीं लिया जाता है स्कूल में। 5 के लिए, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी सबका होता है। कक्षा 5 का SA3 नहीं लिया जाता और इसके स्थान पर प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन ये परीक्षा है वो ली जाती है। प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन, और इस परीक्षा का आयोजन कौन करता है? जो पंजीयक है शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर के अंदर है, वो इसकी परीक्षा लेता है। और आपको पता है 8वीं जिसको हम बोर्ड कहते हैं, प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र जो होता है वो भी इसी के द्वारा ली जाती है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर शिक्षा विभाग और डाइट इसको मिलकर सारे कार्य को करता है। इनकी कॉपियों के मूल्यांकन का जो कार्य है वो डाइट के माध्यम से ही संपन्न है, वो करवाया जाता है। तो अब आपने क्या किया, अब तक थोड़ा सा समझ लीजिएगा, सीसी को समझना जरूरी है, इसलिए मैं रिपीट भी कर रहा हूं बार बार। पहले बेसलाइन टेस्ट लिया, ग्रुप बना दिए 2। अब आपका टारगेट है अभी फर्स्ट ग्रुप के अंदर और इंप्रूवमेंट आए और सेकंड ग्रुप को फर्स्ट ग्रुप के इक्वल लाना, सीसीपी और एबीएल का इस्तेमाल। सिलेबस आपका बटा हुआ है 3 भागों में, और अब आपको FA1, FA2 और उसके बाद में हर टर्म के लास्ट में SA1, 2, 3 टेस्ट है वो ले लिए। 5वीं का हमने कह दिया भी बोर्ड के द्वारा, यानी पंजीयक है वो लेता है। RSCRT उदयपुर है वो उसको पूरा गाइड करता है, सारा पैटर्न क्या होता है वो जिम्मेदारी उदयपुर की रहती है। ये काम कर लिया आपने, इसका मतलब समूह 2 के बच्चों को आप समूह 1 में ले आए पूरी मेहनत करके। अब बात आती है, अब आपको बच्चे का रिपोर्ट कार्ड भी तैयार करना है। तो अब है विद्यार्थी वार्षिक आकलन प्रतिवेदन, रिपोर्ट कार्ड आ गया बच्चे को। तो सत्र की समाप्ति पर शैक्षिक और सह शैक्षिक उपलब्धि का आपको विवरण देना है। उस रिपोर्ट कार्ड में आपको उसकी ग्रेड लिखनी है, ग्रेड पर हम अभी बात करेंगे। और तीसरा एक समेकित टिप्पणी करनी है, किस प्रकार का वो स्टूडेंट, उसका कितनी गुणवत्ता जो उसके अंदर है, विकसित कौशल है वो विकसित हो गया, वो बात। ग्रेड की बात करें तो शैक्षिक उपलब्धि के 3 ग्रेड डिसाइड किए गए हैं, A, B और C। ये टीचर को अपने प्रत्येक स्टूडेंट का पता होता है। ए ग्रेड उसको मिलती है जब बच्चा स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, बिना टीचर की हेल्प के FA और SA के सारे टेस्ट है वो बच्चा खुद कर सकता है, तो उसको A ग्रेड दी जाती है। फिर आती है B ग्रेड की बात। B ग्रेड में शिक्षक की सहायता या मार्गदर्शन है वो जरूरी हो जाता है, यानी थोड़ी बहुत हेल्प है अगर शिक्षक करता है तो इसका मतलब बच्चे को थोड़ी सी दिक्कत है, तब उसको B ग्रेड दी जाती है। C ग्रेड का मतलब है जब टीचर को विशेष सहायता देनी पड़ती है, यानी थोड़ा B से कहीं ज्यादा इसकी हेल्प करनी पड़ती है, तब उसको C ग्रेड है वो दिया जाता है। तो इन तीनों ग्रेड के बारे में भी आप जरूर है वो थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। तो ये हुआ अपना CCE। तो अब आप समझ गए ना भी, पहले तो CC ही चला था राजस्थान में 2010-11 से, फिर 2015-16 में क्या कर दिया गया, 15-16 में इसे एक नए नाम के साथ प्रस्तुत किया गया SIQE के साथ, और इसमें CCP ABL को शामिल करके और क्या प्रक्रिया रही उसके ऊपर हमने सारी बात कर ली। उसके बाद आज आपको पता है FLN, आज वर्तमान में राजस्थान में सबसे फेमस कार्यक्रम है ये, क्योंकि अब ट्रेनिंग का कार्यक्रम भी इसके अंतर्गत चल रहा है। टीचर के शैक्षिक संवर्धन का कार्य भी तो SIQ के माध्यम से किया जाता है ताकि वो चीज़ें सीख पाएं। तो FLN का पूरा नाम जरूर ध्यान रखिएगा, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, यानी बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान बच्चे को करवाना है कक्षा 1 से 5 के लिए। और यहाँ तो बात करें अगर कहीं आंगनबाड़ी के जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये कार्यक्रम है, तो सीधा सा हम ये कह सकते हैं भी LKG UKG यानी बाल वाटिका भी कहीं चल रही है, तो वहाँ से लेकर कक्षा 5 तक के लिए। ये स्टार्टिंग में कक्षा 2 तक के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन अब ये कक्षा 5 तक के लिए है।
तो पूर्व प्राथमिक से लेकर कक्षा 5 तक के लिए ये कार्यक्रम चल रहा है और ये केंद्र सरकार का कार्यक्रम है। आपने नाम सुना है, मैं पहले भी बता चुका हूं, निपुण भारत। तो निपुण भारत कार्यक्रम के तहत है वो FLN के कार्यक्रम हैं वो चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर समझिएगा SIQ के अंतर्गत वर्तमान में ये 4 कार्यक्रम हैं वो संचालित है। अब एक प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत ही सुपर इंपॉर्टेंट भी, FLN हम कोई कार्यक्रम चलाते हैं तो उसको, उसके लक्ष्यों को, उसके उद्देश्यों को प्राप्त करने का भी तो कोई टारगेट रखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को प्राप्त करने का जो टाइम पीरियड रखा गया है वो ध्यान रखिएगा, वो रखा है 2025। तो FLN के जो लक्ष्य है, जो हम बच्चे में जो चीज डेवलप करना चाहते हैं, उनका टारगेट हमने 2025 रखा है। क्योंकि ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब हम समग्र शिक्षा अभियान पढ़ते हैं तो वहां कई बार क्या होता है, एग्जाम में ये आपस में गड़बड़ कर जाते हैं ईयर। तो FLN को लक्ष्यों को प्राप्त करने का टारगेट 2025 है और समग्र शिक्षा अभियान के जो हमारे लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने का जो टारगेट है वो 2030 है। तो 2030 तक उनको प्राप्त करना है। SDG के अंतर्गत वो सारा चीज उल्लेखित किया हुआ है भी। तो ये 2025 है, यहां पर इस चीज को अच्छे से क्लियर है वो कर लीजिएगा। तो अब आपको मुझे लगता है अभी SIQ का मोटा मोटा कंसेप्ट क्लियर हो गया, कंसेप्ट समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। नोट्स आपको मिल जाएंगे, कल आपको टेलीग्राम चैनल अपना है सिद्धिविनायक संग्रिया, वहां पर मिल जाएंगे। अब बात आती है अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो इनमें से कुछ थ्योरिकल क्वेश्चन निकल जाते हैं और एक सबसे प्यारा क्वेश्चन, ये बेसिक तो हो ही गया, वो है SIQ के उद्देश्यों की बात। SIQ के उद्देश्य क्या है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे ही फ्लो में मत निकाल दीजिएगा। कई बार क्या होता है, जैसे आप बुक्स पढ़ेंगे तो CC के लिए बहुत सारे पेज भरे हुए हैं, तो हमें क्या लगता है भी ये, अरे वो बहुत से जो पेज होते हैं ना, वो CC के कहाँ से लिए जाते हैं, बुक्स वाले कहाँ से लेते हैं? जो हमारे स्कूल के अंदर जो टीचर की जो गाइडलाइन आती है वो वहाँ से पूरा मैटर है वो उठाया जाता है। ध्यान रखिएगा, वो सारी चीज़ें परीक्षा की दृष्टि से नहीं होती, वो उस टीचर के लिए होती है जिसने क्लासरूम के अंदर काम करना है। और आप एक कंपटीटर हो, आपको एक एग्जाम देना है, तो आपको ये क्लियर करना पड़ता है कि हमारे लिए कितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो कई बच्चे हैं ना PhD करने लग जाते हैं। तो बाकी आपकी, हाँ, अगर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है और आपकी मेमोरी पावर शार्प है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप अपने नॉलेज को कितना भी बढ़ाइएगा। बाकी अगर आप चाहते हो भी पूरे सिलेबस को, भी सिर्फ एजुकेशनल मैनेजमेंट थोड़ी है, और भी तो सारी चीज़ें हैं, सबको हमें कॉमनली और हर चीज़ को छूना है, तो ध्यान रखिएगा स्मार्ट स्टडी बहुत ही ज़रूरी है। तो अब है इंपॉर्टेंट बात SIQ के उद्देश्यों की। मैं यहाँ थोड़ा सा उच्चारित कर रहा हूँ भी, इसके अंतर्गत उच्चारित इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सुनने से भी तो लर्निंग पावर बढ़ती है, आप साइको पढ़ते ही हो। नंबर 1, 9 उद्देश्य है कि बाल केंद्रित शिक्षण, यानी CCP की बात हो रही है, इसके द्वारा बालकों को सीखने के पर्याप्त अवसर है वो उपलब्ध कराने चाहिए। दूसरा आता है बच्चों में परीक्षा के भय को दूर करना है। हम क्या करें, हम तो ये जो हमारा ट्रमवार जो सिस्टम है, रचनात्मक आकलन और जो योगात्मक आकलन है, ये हम करें, जब बच्चा चाहे तब हम उसका टेस्ट ले लें, तो परीक्षा का डर कहाँ हुआ उसके। तीसरा आता है जो ABL है अपना, तो ABL के द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर, आनंददायी और प्रभावी बनाना, ये उद्देश्य है। ज्ञान को स्थायी और प्रभावी बनाते हुए प्राथमिक शिक्षा की नींव को मजबूत करना एक उद्देश्य है। और बच्चों के अंदर सृजनात्मकता और मौलिक चिंतन को विकसित करना, यह भी उद्देश्य है। और बच्चों के स्तर के अनुरूप हमारी शिक्षण योजना होनी चाहिए। बच्चों का जैसा लेवल है, ग्रुप फर्स्ट है तो उनकी हमारी जो टीचिंग प्लानिंग है वो ग्रुप 1 के हिसाब से हो, और ग्रुप 2 के बच्चों के लिए हमारी टीचिंग प्लानिंग है वो अलग से होनी चाहिए। और बच्चों के अंदर गुणात्मक विकास के साथ साथ नामांकन और ठहराव में भी वृद्धि करना है। और बच्चों को अवसर हम पर्याप्त उपलब्ध करवाएं और उनके संज्ञानात्मक और व्यक्तित्व विकास के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना है। यानी होलिस्टिक की बात करेंगे, समग्रता की बात करेंगे, जिसको हम कहते हैं ना ऑल राउंड डेवलपमेंट। क्या बच्चे का
कौन से पक्ष का कितना डेवलपमेंट हुआ है, उन सब की बात करेंगे। और बच्चों की जो भी प्रगति इस कार्यक्रम के तहत होती है, अभिभावकों के साथ नियमित रूप से है वो साझा करेंगे। और टीचर है वो पेरेंट्स के संपर्क में रहे, पेरेंट्स को मोटिवेट करे भी हाँ बच्चा आपका रेगुलर है, वो स्कूल के अंदर आना चाहिए। टीचर क्या करता है, हर टर्म के अंदर 2 फॉर्मेटिव टेस्ट लेगा कक्षा शिक्षण में, और एक टर्म पूरा हो जाएगा तो लास्ट के अंदर क्या लिया जाता है, योगात्मक आकलन है वो किया जाता है, आधार रेखा मूल्यांकन टेस्ट करता है, रिपोर्ट कार्ड तैयार करता है। ये सारी जिम्मेदारी शिक्षक की रहती है। संस्था प्रधान की बात करें तो इस कार्य को व्यवस्थित तरीके से लागू करने के लिए उसकी पूर्णतः जिम्मेदारी है वो रहती है। और समय समय पर अधिकारी है वो भी इसके जांच के लिए आते हैं, भी इसके तहत क्या क्या कार्यक्रम किए गए, हर एक बिंदु के ऊपर वो पूरी जो जांच है वो इसके बारे में करते हैं। अब आगे हम SIQE यानी स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन के अंतिम पड़ाव के ऊपर भी SIQ के बारे में सब जान लिया। अरे भाई इसका संचालन किस प्रकार से होता है थोड़ा सा वो भी देख लें, क्रियान्वयन, क्योंकि आपको पता है ना राजस्थान के शैक्षिक परिदृश्य में संगठनात्मक ढांचा और कार्य ही तो हैं, तो वही चीज़ें तो हम पढ़ रहे हैं, तो कौन कौन संभालता है वो देख लीजिएगा। इसके संचालन के अंतर्गत 4 प्रकार की बात आती है। एक तो निदेशालय जो प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा का बीकानेर है उनकी जिम्मेदारी है। दूसरा RSCRT जो अपना उदयपुर है, क्योंकि सारे इसके जो एकेडमिक वर्क है वो यही RSCRT उदयपुर देखता है। और जो अपनी समसा की नोडल एजेंसी है RCSC राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जो जयपुर में है, इसके तहत टीचर्स को प्रशिक्षण देना और इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा है बनाना, ये सारी जिम्मेदारी है वो समग्र शिक्षा अभियान की नोडल एजेंसी राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की होती है। और इसमें टेक्निकल रूप से सहयोग है वो यूनिसेफ का है, और बौद्ध शिक्षा समिति जो है वो टेक्निकल सपोर्ट है वो इसके अंतर्गत करती है। तो आप देख रहे हैं भी इतने सिस्टम मिलकर इस पूरे SIQ कंसेप्ट को जो संचालित है वो करते हैं। ये कंसेप्ट बहुत प्यारा है, अगर इसके अकॉर्डिंग ईमानदारी से प्रयास किया जाए तो रियल में इसके उद्देश्यों को प्राप्त है वो किया जा सकता है। और इसके साथ साथ बहुत सी समितियां भी बनी हुई है, स्टेट लेवल से लेकर फिर बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर ब्लॉक लेवल तक हर जगह कम से कम 2-2 प्रकार की जो कमेटियां हैं वो भी इसके लिए बनी हुई है। तो अब आप देखेंगे उन कमेटियों की नाम की अगर बात करूं तो स्टेट लेवल के ऊपर सबसे बड़ी है परियोजना परिचालन समिति यानी प्रोग्राम स्टीयरिंग कमेटी है, जिसका अध्यक्ष है वो आयुक्त होता है, और एक राज्य कार्यकारी समूह भी होता है, और उसके साथ राज्य शैक्षिक समूह भी होता है, जिला स्तर के ऊपर जिला अकादमिक समूह होता है, और साथ में मॉनिटरिंग के लिए जिला कोर ग्रुप होता है, और ब्लॉक लेवल के ऊपर ब्लॉक कोर ग्रुप होता है। तो ध्यान रखिए जब RSCRT स्टेट लेवल के ऊपर आ गया तो इसका मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डाइट भी इनके साथ जुड़ जाएगी। तो कुल मिलाकर प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग है समग्र शिक्षा अभियान की, क्योंकि नीचे लेवल पर तो अधिकारी वो ही रहते हैं जो कि स्कूल शिक्षा के हैं, तो वो और प्लस डाइट है वो मिलकर इस कार्यक्रम को अच्छे से संचालित करवाते हैं, यानी इनकी मॉनिटरिंग है वो करते हैं। तो ये था आपके सिलेबस का एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ सब कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल सिद्धिविनायक संग्रिया के ऊपर मिल जाएंगे। फिर भी आपकी कोई क्यूरीज है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। और कल से अगले 3 दिन हर घर तिरंगा जरूर फहराइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।